29 मार्च 2025 की रात 9:45 पर शनि के मीन राशि में प्रवेश करने के साथ ही कन्या राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय परिवर्तन होने जा रहा है। आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा छठे स्थान पर स्थित है तो यह बदलाव आपके लिए विशेष मायने रखता है। वर्तमान में राहु पहले से ही मीन राशि में गोचर कर रहा है और 18 मई तक वहीं बना रहेगा, लेकिन अब शनि भी कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे राहु और शनि की युति 51 दिनों तक बनी रहेगी। यह संयोग कन्या राशि के जातकों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन पर प्रभाव डालेगा। इस दौरान आपको अपने निर्णयों में सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि शनि और राहु की युति मानसिक तनाव और दुविधा को जन्म दे सकती है। हालांकि यदि आप संयम और धैर्य बनाए रखते हैं तो यह समय आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोल सकता है। 19 मार्च से 18 मई 2025 तक शनि और राहु की युति एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटनाक्रम बनाएगी, जो कन्या राशि वालों के लिए विशेष प्रभाव डालेगी। चूंकि राहु वक्री गति से चलता है, वह 18 मई की रात 7:30 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, लेकिन उससे पहले यह संयोग सप्तम भाव में बना रहेगा। यदि आप अपनी चंद्र कुंडली का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि सभी गोचर स्थितियां चंद्र राशि के आधार पर देखी जाती हैं। इस दौरान शनि पंचम और षष्ठ भाव का स्वामी होते हुए सप्तम भाव में गोचर करेगा, जबकि सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति नवम भाव में स्थित रहेगा। अच्छी खबर यह है कि बृहस्पति किसी पाप ग्रह के प्रभाव में नहीं रहेगा, हालांकि शनि की दृष्टि उस पर पड़ेगी। इसके बावजूद बृहस्पति स्वतंत्र रहेगा, जिससे कुछ संतुलन बना रहेगा। ऐसे में इस समयावधि के दौरान आपको अपने संबंधों, साझेदारियों और निर्णयों में सूझबूझ से काम लेना होगा, क्योंकि शनि राहु की युति मानसिक तनाव और भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। लेकिन यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो यह समय आपको नई दिशा और संभावनाएं भी दे सकता है। मीन राशि में बनने वाली इस महत्वपूर्ण युति के दौरान गुरु और शनि आपस में शत्रु नहीं हैं और न ही राहु और गुरु एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी माने जाते हैं। फिर भी यदि किसी कुंडली में गुरु और राहु एक साथ स्थित हों तो यह कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह दुर्लभ योग 57 साल बाद पुनः घटित हो रहा है, जिससे कई लोग यह सोच सकते हैं कि ऐसा विशेष रूप से इस समय ही क्यों हो रहा है। राहु और शनि का संयोग कई कुंडलियों में देखने को मिलता है, लेकिन मीन राशि में यह मिलन बहुत कम होता है। वास्तव में पिछली बार यह युति वर्ष 1968 से 1969 में देखी गई थी। यदि आप इसकी सटीक तिथियों और विस्तृत जानकारी की तलाश में हैं तो वीडियो के विवरण अनुभाग में उपलब्ध अतिरिक्त स्रोतों को अवश्य देखें। अब जब यह दुर्लभ संयोग फिर से बन रहा है तो इसके प्रभावों को समझना और उनके अनुसार स्वयं को तैयार करना महत्वपूर्ण हो जाता है। जब राहु और शनि बेहद नजदीकी अंशों में स्थित होते हैं तो उनकी प्रभावशीलता और परिणामों को समझना आवश्यक हो जाता है। कई ज्योतिषीय ग्रंथों में इस योग को शापित योग या पिशाच योग जैसी संज्ञाएं दी गई हैं, लेकिन इसका सटीक प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितने अंशों के भीतर स्थित हैं। यदि दोनों ग्रह मात्र 2-3 डिग्री के अंतर पर हों तो इस संयोग के नकारात्मक प्रभाव और अधिक प्रबल हो सकते हैं, जिससे जीवन में बाधाएं और मानसिक अस्थिरता बढ़ सकती है। लेकिन यदि शनि और राहु के बीच पर्याप्त डिग्री का अंतर है तो उनके नकारात्मक प्रभाव कुछ हद तक कमजोर हो जाते हैं और स्थिति उतनी अधिक अशुभ नहीं होती। इसी संदर्भ में जब मीन राशि में शुक्र, शनि और राहु की युति बन रही है तो इसके प्रभावों को समझने के लिए गुरु की स्थिति पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। यदि गुरु दूषित अवस्था में होगा तो परिस्थितियां और अधिक प्रतिकूल हो सकती हैं। 15 मई तक गुरु वृषभ राशि में गोचर करेगा और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होने के कारण शुक्र की भूमिका इस पूरी स्थिति में निर्णायक होगी। गुरु वृषभ राशि में स्थित होने के कारण अपने शत्रु ग्रह शुक्र की राशि में रहेगा, लेकिन शुक्र स्वयं मीन राशि में मजबूत स्थिति में होगा, जिससे कुछ संतुलन बना रहेगा।
यदि गुरु की गहराई से समीक्षा करें तो पाएंगे कि वह वृषभ राशि में कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्रों में संचरण करेगा। इन नक्षत्रों पर गौर करें तो कृतिका का स्वामी सूर्य, रोहिणी का चंद्रमा और मृगशिरा का मंगल है। तीनों ही गुरु के मित्र ग्रह माने जाते हैं, इसलिए इस स्थिति के प्रभाव पूर्णतः नकारात्मक नहीं होंगे। हालांकि सप्तम भाव में शनि और राहु का अत्यधिक समीप अंशों में संयोग कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है, जिसके प्रति सतर्क रहना आवश्यक होगा। अब यदि हम ग्रहों की विशेष युति पर ध्यान दें तो 28 मार्च की शाम 4:48 से लेकर 30 मार्च की शाम 7:30 बजे तक होगी। शाम 4:35 तक 6 ग्रहों का दुर्लभ संयोग बनेगा, जिसके प्रभाव व्यापक होंगे। इन ग्रहों की स्थिति और उनके आपसी संबंधों के आधार पर यह अवधि कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों को जन्म दे सकती है, इसलिए इसे समझना और उसके अनुसार सावधानीपूर्वक निर्णय लेना आवश्यक होगा। आपकी राशि के सप्तम भाव में एक दुर्लभ ग्रह संयोग बनने जा रहा है, जिसमें 28 मार्च से 30 मार्च तक 6 ग्रहों की युति होगी। इसके बाद 25 अप्रैल की तड़के 3:30 से 27 अप्रैल की सुबह 3:04 तक 5 ग्रहों चंद्रमा, शनि, राहु, शुक्र और बुध का संयोग देखने को मिलेगा, क्योंकि इस दौरान सूर्य इस युति से अलग हो जाएगा। ये दोनों समयावधियां रिश्तों और विवाह से जुड़े मामलों के लिए महत्वपूर्ण होंगी। यदि इस दौरान सगाई या शादी से जुड़ी कोई बातचीत हो रही है तो इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता होगी। छोटी छोटी गलतफहमियों या अनावश्यक चर्चाओं से बचना बेहतर होगा, क्योंकि ये संबंधों में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनके रिश्ते पहले से तय हो चुके हैं, यह समय संयम और सूझबूझ से काम लेने का है। यदि बातचीत में सतर्कता बरती जाए तो संबंधों को मजबूती मिलेगी, अन्यथा कुछ अनावश्यक जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन विशिष्ट ग्रह स्थितियों को देखते हुए यह समय विवाह और रिश्तों से जुड़े फैसलों में विशेष सतर्कता बरतने का है। यदि 5 या 6 ग्रहों की युति के दौरान सगाई या विवाह तय हो रहा है तो अतिरिक्त ध्यान देना आवश्यक होगा, क्योंकि इस दौरान संबंधों में उतार चढ़ाव की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। प्रेमपूर्ण संवाद और आपसी समझ बनाए रखना रिश्तों को मजबूत करने में सहायक होगा। इसके अलावा 29 मार्च से 13 अप्रैल तक सूर्य शनि और राहु के प्रभाव में रहेगा, जो कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। हालांकि सूर्य सामान्यतः गुरु की राशि में शुभ फल देता है, लेकिन शनि और राहु के साथ होने से इसका प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। इस अवधि में पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही स्वयं के खान-पान और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना भी जरूरी होगा। जीवन साथी की सेहत पर भी नजर रखने की सलाह दी जाती है। सप्तम भाव में शनि राहु की युति वैवाहिक जीवन, साझेदारी और व्यक्तिगत संबंधों पर गहरा असर डाल सकती है, इसलिए इस समय संयम और सूझबूझ से काम लेना अनिवार्य होगा। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह समय दाम्पत्य जीवन को विशेष ध्यान देने का संकेत देता है। यदि आपकी राशि कन्या है तो प्रेम पूर्वक व्यवहार करने से संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, अन्यथा छोटे मोटे विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। विवाह योग भी इस अवधि में प्रबल है, लेकिन यदि शादी 18 मई से पहले संपन्न हो जाती है तो इसके बाद भी संबंधों को संतुलित बनाए रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि 18 मई के बाद परिस्थितियां बदल सकती हैं। इस समय न केवल विवाह के तय होने की संभावनाएं बनी हुई हैं, बल्कि यदि संवाद और आपसी समझ में कमी आई तो संबंधों में दरार आने की भी आशंका रहेगी। इसलिए यदि पहले से कोई रिश्ता तय हो चुका है तो बातचीत में विशेष सावधानी बरतें और किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लें। चूंकि शुक्र की स्थिति अनुकूल है और गुरु भाग्य स्थान में रहेगा, इसलिए परिस्थितियां काफी हद तक संतुलित रहेंगी। ऐसे में अपनी वाणी और व्यवहार पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा। सकारात्मक और मधुर बोलचाल से यह 51 दिनों का समय आसानी से निकल सकता है। यदि बातचीत और आचरण पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो स्थिति बिगड़ने की संभावना भी बनी रहेगी।
जीवन में हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जिसे हम सुधार सकते हैं। सही व्यवहार और सोच समझकर बोले गए शब्द अक्सर बड़े प्रभाव डालते हैं। जहां हमें लगता है कि बदलाव हमारे हाथ में है, वहां हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन जहां परिस्थितियां पूरी तरह भाग्य और ईश्वर की इच्छा पर निर्भर हैं, वहां अनावश्यक चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का स्वभाव ही विपरीत है, तो समय के साथ वह भी स्पष्ट हो जाएगा। इस दौरान यदि पहले से कोई सगाई हो चुकी है, तो संयम और समझदारी से आगे बढ़ना ही उचित रहेगा। यदि इस समय विवाह का योग बन रहा है, तो इसे धैर्यपूर्वक और संतुलित तरीके से संपन्न करें। शादी की तैयारियों में जल्दबाजी से बचें और हर कार्य प्रेम पूर्वक पूरा करें। चूंकि गर्मियों का मौसम रहेगा, इसलिए खानपान और सेहत पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा। ज्योतिष में सप्तम भाव को नाभि क्षेत्र से जोड़ा जाता है, जिससे यह गुप्त रोग, किडनी संबंधी समस्याएं, पेट के विकार और महिलाओं से जुड़े मासिक धर्म संबंधी रोगों को दर्शाता है। ऐसे में सेहत को प्राथमिकता देना आवश्यक है, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही यदि आप व्यावसायिक साझेदारी में हैं या किसी नए पार्टनर को जोड़ने की योजना बना रहे हैं, तो 18 मई तक रुकना बेहतर रहेगा। इस अवधि के बाद ही कोई नया करार करें या साझेदारी से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया पूरी करें, ताकि निर्णय लंबे समय तक लाभकारी साबित हो सके। 18 मई के बाद ही किसी नई साझेदारी की योजना बनाना उचित रहेगा, लेकिन यदि पहले से कोई साझेदारी चल रही है, तो इस अवधि में संयम और सौहार्द बनाए रखना बेहतर होगा। यदि किसी मुद्दे को लेकर पार्टनर से अनबन है, तो बेवजह विवाद को तूल न दें, क्योंकि यह केवल स्थिति को जटिल बना सकता है। यदि कोई कानूनी मामला पहले से लंबित है, तो इस समय समझौते की संभावना भी तलाश सकते हैं, जिससे राहत मिल सकती है। हालांकि सतर्क रहें, यदि संवाद में असावधानी बरती या किसी के साथ बेवजह बहस में उलझ गए, तो नया कानूनी विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि शत्रुता बढ़ने की आशंका है, खासकर यदि किसी के प्रति कटु शब्दों का प्रयोग किया गया। ग्रहों की स्थिति सीधे आपकी राशि को प्रभावित कर रही है और पहले से ही केतु का प्रभाव वहां मौजूद है, जो आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों को भी प्रेरित कर सकता है। इसलिए इस समय आत्म संयम और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना न केवल मानसिक शांति देगा, बल्कि परिस्थितियों को भी अनुकूल बना सकता है। इस अवधि में आपके घर में धार्मिक और शुभ कार्य संपन्न होने की प्रबल संभावना है, चाहे वह विवाह हो या कोई अन्य मांगलिक आयोजन। यदि आप पूजा पाठ और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि रखते हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद सकारात्मक साबित हो सकता है। हालांकि यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि इन 51 दिनों को आप कैसे व्यतीत करते हैं। व्यवहार मधुर और संतुलित रखना इस समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। इसके साथ ही किसी भी नए व्यक्ति पर तुरंत भरोसा करने से बचें, खासकर यदि पहली बार किसी से मुलाकात हो रही है, तो अतिरिक्त सतर्कता बरतें। मेरा उद्देश्य केवल आपको इस ग्रह योग और इसके प्रभावों से अवगत कराना है, जो मैंने अपने ज्ञान, अनुभव और शास्त्रों के अध्ययन के आधार पर सीखा है। इसमें मेरी ओर से कोई मनगढ़ंत बात नहीं जोड़ी गई है। यदि आप समय रहते इन जानकारियों को समझ लें और उनका उपयोग करें, तो यह आपके लिए मार्गदर्शक साबित हो सकता है। अगर आप इस जानकारी को सही समय पर सुनते हैं, तो इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। लेकिन यदि यह समय निकल जाने के बाद इसे देखते हैं, तो फिर इसका कोई खास असर नहीं रहेगा। यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति कन्या राशि से संबंधित है, तो इस जानकारी को उनके साथ साझा करें, ताकि वे समय रहते सतर्क हो सकें। इस दौरान किसी पर अंधविश्वास करने से बचें और अपनी एकाग्रता बनाए रखें। यदि आप छात्र हैं, तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। यह समय आपके लिए सकारात्मक परिणाम ला सकता है। परीक्षाओं के दौरान हल्का दबाव महसूस होना स्वाभाविक है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। संयम और अनुशासन बनाए रखेंगे तो परिणाम अच्छे आएंगे। वहीं जो लोग कार्यक्षेत्र में सक्रिय हैं, उनके लिए भी घबराने की कोई वजह नहीं है। यदि आपका काम पहले से व्यवस्थित रूप से चल रहा है, तो किसी बड़ी रुकावट की संभावना नहीं है।
यदि आपका काम पहले से ही सही दिशा में चल रहा है तो उसे जारी रखें, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। नौकरी और अन्य पेशेवर कार्य भी सामान्य रूप से चलते रहेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात का हमेशा ध्यान रखें, आपका चरित्र और मन दोनों ही सकारात्मक और संतुलित होने चाहिए। यदि आप अपने आचरण को उत्तम बनाए रखते हैं तो परिस्थितियां स्वतः ही आपके पक्ष में बनती जाएंगी। मित्रता के लिहाज से भी यह समय लाभकारी सिद्ध हो सकता है, बशर्ते कि आपके मित्र सही और भरोसेमंद हों। प्रेम विवाह की बात करें तो इस अवधि में सफलता के योग प्रबल हैं। यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और शादी का विचार बना रहे हैं तो परिवार में कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। हालांकि यदि आप धैर्यपूर्वक और प्रेमपूर्वक अपने परिजनों को समझाते हैं तो स्थिति अनुकूल हो सकती है। इस समय प्रेम विवाह के योग प्रबल होते दिख रहे हैं, लेकिन ग्रहों की स्थिति के अनुसार कुछ सावधानियां बरतनी आवश्यक होंगी। यदि सप्तम भाव में शनि या राहु स्थित हों तो परिस्थितियां संतुलित रह सकती हैं, जबकि चौथे, आठवें या 12वें भाव में राहु शनि की उपस्थिति कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर सकती है। ऐसे में एक सरल और प्रभावी उपाय है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का नियमित जाप। यदि आप प्रतिदिन 1 या 2 माला इस मंत्र का जप करते हैं तो यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक होगा। वैसे तो यह मंत्र पूरे वर्ष जपना शुभ होता है, लेकिन विशेष रूप से इन दिनों में इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। साथ ही कन्या राशि के जातकों को विशेष रूप से अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने और क्रोध से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अनावश्यक गुस्सा परिस्थितियों को जटिल बना सकता है। हमेशा मधुर और सकारात्मक संवाद बनाए रखना लाभदायक सिद्ध होगा। यदि यह जानकारी उपयोगी लगे तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं।